हेलो फ्रेंड्स, द वर्ड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ये हमारा स्टैटिक जीके का अगला पार्ट है, यानी पार्ट 3 है, तीसरा पार्ट है। ये क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक। एग्जाम में पूछता है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक कौन थी, तो याद रखना मदर टेरेसा। कौन? मदर टेरेसा थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक कौन थी, तो याद रखना स्टूडेंट मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा। फिर इसकी स्थापना कब हुई थी, पूछ सकता है कि मदर, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना यानी स्थापना कब की, तो आप बताएंगे 1950 में। एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा ने किस शहर में यानी कहाँ पे की, तो कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। और कभी कभी मदर टेरेसा का जन्म पूछ लेता है, तो 26 अगस्त स्कोप्जे नॉर्थ मैसेडोनिया की थी। कहाँ की थी ये अपने भारत की नहीं थी, नॉर्थ मैसेडोनिया की थी। ये इनकी मृत्यु कब हुई, तो 5 सितंबर 1977 कोलकाता में ही मर गई थी। ये इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कोलकाता में ही। तो इनसे मदर टेरेसा से क्वेश्चन ध्यान रखना स्टूडेंट। ये नोबेल प्राइज़ विजेता भी हैं हमारे इंडियन की, फर्स्ट वुमेन नोबेल प्राइज़, इन्होंने पहला नोबेल प्राइज़ पाया, तो ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह, तो कराची बंदरगाह। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आवाजाही यानी सबसे व्यस्त कौन सा बंदरगाह है, तो कराची बंदरगाह। कौन सा? कराची। ध्यान रहे। वयस्क मनुष्य में कैनाइन दांत होते हैं। याद रहे, मनुष्यों में कितने दांत होते हैं, कितने चवर्णक होते हैं, कितने अग्र चवर्णक होते हैं, कृंतक होते हैं, रदनक होते हैं। तो ध्यान रहे, मनुष्य में जो दांत के प्रकार पाए जाते हैं उसके बारे में भी स्टूडेंट आप पढ़ लेना और याद रख लेना उसको। कभी कभी उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दांत के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आप भूलोगे नहीं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, सामान्य बैटरियों में, एकदम नॉर्मल बैटरी में हम कौन सा रसायन मिलाते हैं, तो H2SO4। क्या? H2SO4। जो घरों में जैसे जो बैटरियां होती हैं, तो जैसे जिससे हार्न बजाया जाता है ना, जो माइक वगैरह, तो जो बैटरी होती है उसमें जो एसिड होता है वो क्या होता है? H2SO4। H2SO4 को आप फार्मूला रासायनिक नाम पता ही है, हाइड्रोजन सल्फेट, और इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड पता है स्टूडेंट? हिंदी में कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला देखिए सर, पुट शब्द संबंध बताए ना, जैसे बुलसाई, कभी कभी एग्जाम में पूछता है बुलसाई किससे संबंधित है, या तो बटरफ्लाई किससे संबंधित है। तो ये जो खेल होते हैं ना स्टूडेंट, जैसे नॉकआउट, वॉकआउट, LBW, ऐसे वर्ड होते हैं ना क्रिकेट वगैरह में, या बहुत से ऐसे, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, और भी जितने खेल होते हैं उनके कुछ शब्द होते हैं। जैसे बोल दिया जाए वाइड बॉल या नॉट आउट, सब वर्ड कहाँ पे यूज होते हैं, तो किस खेल में कौन से वर्ड यूज होते हैं, ये शब्दावलियाँ थोड़ा ध्यान दे लेना। लूसेंट में आप खोलोगे तो ये शब्दावली मिल जाएगी, लूसेंट में ये शब्दावली मिल जाएगी। तो उसी में एग्जाम में पूछा गया था पुट शब्द किस से संबंधित है, तो गोल्फ से। किससे? गोल्फ में पुट शब्द आता है, शब्दावली है। याद रहे 1920 का खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन के बारे में स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। खिलाफत आंदोलन के बारे में ज़रा ध्यान से देख लीजिए। तुर्की के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध था। अच्छा, तुर्की के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध था। खिलाफत आंदोलन की रूपरेखा जानते हैं थोड़ा सा। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ और 22 में ख़त्म हुआ। 1919 से 22 तक चला, 1919 से 22 तक चला खिलाफत आंदोलन।
स्टूडेंट ये खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला। भारत में मुख्य तौर पर मुसलमानों द्वारा चलाया गया था। मुख्य तौर पर मेन इसमें मुसलमानों की भूमिका थी, मुसलमानों द्वारा चलाया गया था। राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। कैसा था ये? राजनीतिक और धार्मिक दोनों प्रकार का आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य सुन्नी इस्लाम धर्म के मुखिया माने जाने वाले तुर्की के खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेज़ों पर दबाव बनाना था। मतलब तुर्की में जो इस्लाम धर्म के मुखिया थे, खलीफा जिन्हें कहा जाता था, तो मुसलमान चाहते थे कि अंग्रेज़ उन्हें फिर से क्या गद्दी पे बैठाएं, तो उसी पे दबाव बनाना था इसलिए भी। और यही हमारे जो है ये काम हमारे देश की आज़ादी में भी आया, क्योंकि इसमें हिंदू और मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हिंदू मुसलमान एक भी हुए इससे। नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? तो नेपाल देश को 7 प्रांतों में बांटा गया है, याद रखना। नेपाल देश में कितने प्रांत हैं? 7। रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों को विशेष क्षेत्र में दिया जाता है। एशिया के व्यक्तियों को दिया जाता है, बाहरियों को नहीं दिया जाता, एशिया के व्यक्तियों को जाता है। तो आपको पता होगा, हमारे एक पत्रकार हैं, शायद हमारे एक पत्रकार हैं रवीश कुमार, शायद उनको दिया गया है। आपको पता होगा, सबको पता होगा, रवीश कुमार को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। फिलीपींस के, ये क्यों फिलीपींस के भूतपूर्व जो पहले राष्ट्रपति थे, यानी भूतपूर्व पुराने, उनका नाम था रमन मैग्सेसे, उन्हीं की याद में दिया जाता है। कब स्थापना हुई थी? 1957 में। किस देश में? फिलीपींस में। भरत वाटनी और सोनम वांगचुक 2018 में इनको मिला था, याद रहे आपको। और ये भी याद रहे, रमन मैग्सेसे पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रहे। सबसे पहले विनोबा भावे को मिला था 1958 में। सबसे पहले किसको मिला था? विनोबा भावे को 1958 में। इन्होंने सामुदायिक नेतृत्व किया था। विनोबा भावे का नाम आता है ना, महान पुरुष हैं ये। इनको 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। हिना सिद्धू, फिर हम एक दिन बताए थे भी आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि याद रखना, जैसे कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। जैसे विराट कोहली किससे संबंधित है? क्रिकेट से। रोनाल्डो किससे संबंधित है? आपको पता है, फुटबॉल से। इसी तरह से हिना सिद्धू किस खेल से संबंधित है? तो शूटर हैं। क्या है ये? शूटर हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? आपको पता होगा कि अनुच्छेद 61। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और फिर ये सीजीएल में भी पूछा गया, रेलवे में भी पूछा गया, कई जगह पूछा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रहे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से कितने क्वेश्चन बनते हैं? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से बन सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने क्षेत्रों में कहाँ दिया जाता है, किस क्षेत्र में? ऐसे चिकित्सा में कि फिजिक्स में, किस में दिया जाता है? तो आप बताओगे साहित्य में। किस में? साहित्य में दिया जाता है, यानी लिटरेचर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। क्या दिया जाता है? 11 लाख रुपए दिया जाता है। और वाग देवी की प्रतिमा, कांस्य की बनी हुई वाग देवी की प्रतिमा होती है, वही दी जाती है, याद रहे। इसकी स्थापना किसने की थी? श्री साहू शांति प्रसाद जैन। श्री साहू शांति प्रसाद जैन। प्रथम किसने प्राप्त किया था इसे? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम कौन थे? जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप, याद रहे। जी शंकर कुरूप पाए थे सबसे पहले 1965 में।
1961 में स्थापना हुई, 1965 में इनको पुरस्कार मिल गया। ध्यान रखना, जी शंकर कुरूप सबसे पहले पाए थे। अच्छा, प्रथम महिला कौन पाई थी? प्रथम महिला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त की तो आशापूर्णा देवी। कौन? आशापूर्णा देवी 1976 में। कब पाई थी? 1976 में। 2018 में अमिताभ घोष को भी मिल चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार। स्टूडेंट याद रहे, लेटेस्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार आप जिस वर्ष, जैसे एग्ज़ाम है आपका, मान लीजिए जैसे 2022 में आपका एग्ज़ाम है, 2022 में एग्ज़ाम है तो आप 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने पाया, नोबेल पुरस्कार किसने पाया, भारत रत्न किसने पाया, या भी जो भी पुरस्कार लेटेस्ट दिए रहे हैं उसके बारे में पढ़ के जाया करिए। करंट अफेयर्स यही तो है पढ़ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। पुरस्कार कोई ऐसे वैसे लोगों को तो दिया नहीं जाता, वो कुछ खास होते हैं तभी उनको दिया जाता है, तो उनके बारे में पढ़ के जाया करिए। चींटी के काटने में मौजूद एसिड, चींटी के काटने में मौजूद एसिड कौन है? फार्मिक एसिड। कैसा एसिड है? फार्मिक एसिड। चींटी, बर्रे, बिच्छू वगैरह काट लेती है तो फार्मिक एसिड का निकलता है। क्या? फार्मिक एसिड। ए हिस्ट्री ऑफ द सिख, याद रहे, ए हिस्ट्री ऑफ द सिख एक बुक है, किसने लिखी थी? खुशवंत सिंह ने। किसने? खुशवंत सिंह। बहुत फेमस बुक है, याद रखना, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी बुक है हिस्ट्री ऑफ द सिख्स। एग्जाम में पूछता है ये बुक के राइटर कौन है, जैसे विंग ऑफ फायर आपको पता होगा कौन, विंग ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे कुछ बुक्स हैं फेमस जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं बार बार, उनको तो आप ध्यान, अरे बुक तो बहुत लिखते हैं, राइटर भी बहुत हैं, लेकिन कम से कम जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं उनको तो एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए किसी भी एग्ज़ाम देने से पहले। जितनी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि हो सकता है फिर से रिपीट कर जाए, और ना भी रिपीट करे तो इससे आपका नॉलेज तो बढ़ा ही ना। जोरवे कल्चर, जोरवे, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है स्टूडेंट रिपीट करने का क्वेश्चन। जोरवे कल्चर ना रिपीट करेगा तो आपका एक ये फ़ायदा हो जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन मान लीजिए गलत हो जाएगा, एक ऑप्शन, तब तो आप गेस कर सकते हैं ना कि ये तो पढ़े यार, ये तो इनको मिला था, ये बुक इनकी है तो ये तो इनकी हो नहीं सकती, तब भी आप फ़ायदे में रहेंगे कहीं ना कहीं से। जोरवे कल्चर महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से? जोरवे कल्चर महाराष्ट्र। ये थोड़ा सा इकोनॉमी का क्वेश्चन है, मांग वाला। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज़ की मांग का परिणाम है व्युत्पन्न मांग कहलाती है। कैसी मांग? इसको देख लो, रट लो स्टूडेंट, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। कुछ सिद्धांत हैं जो कभी कभी एडम स्मिथ और चार्ल्स वगैरह द्वारा दिया गया रहता है। अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो गाटरफ्रीड हैबरलर अर्थशास्त्री थे। अवसर लागत का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आप इसको ध्यान नहीं देते, एग्जाम में पूछ लेता है। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत बहुत बार पूछा जाता है, एक बार नहीं कई बार। लगभग जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, कई एग्ज़ामों में देखने को मिला होगा उसको कि सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, या सबसे पहले 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ। तो मेरठ से ही शुरू हुआ था सिपाही विद्रोह। कहाँ से? मेरठ से, 10 मई 1857 से। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी चावल की होती है। चावल के लिए उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी ज़रूरी होती है, आवश्यक होती है। आपको पता है चावल उत्पादन तभी होगा, चावल के उत्पादन में वृद्धि के लिए एक सिंपल फंडा है कि चावल के उत्पादन की अगर वृद्धि कराना है तो अधिक गर्मी, अधिक पानी, समतल, उपजाऊ तथा चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय, जब बांग्लादेश को मुक्ति यानी आज़ाद किया जा रहा था,
तो उस बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना का प्रमुख कौन था? सैम मानेकशॉ। कौन थे? सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ, याद रखना, सैम मानेकशॉ। चेरी पिकिंग, ये भी एक वर्ड है, बताया ना, बास्केटबॉल में चेरी पिकिंग, याद रखना। चेरी पिकिंग कैसा वर्ड है? बास्केटबॉल से संबंधित एक शब्दावली है। बास्केटबॉल जो खेल होता है ना, बास्केटबॉल, स्टूडेंट, चेरी पिकिंग बास्केटबॉल में बोला जाता है, उसकी शब्दावली है। राष्ट्रीय बालिका दिवस बहुत इम्पोर्टेंट है। बालिकाओं के लिए गवर्नमेंट नई नई योजना बनाती है, बालिकाओं के, जिससे लड़कियां आगे बढ़ें और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। 24 जनवरी, याद रहे, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को एक मार्फती गीत होता है। कैसा गीत? मार्फती गीत। मार्फती गीत याद रहे स्टूडेंट, कहाँ पे होता है? तो मार्फती गीत कहाँ गाया जाता है? बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है फिर एग्जामिनर का मूड है, नहीं पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ध्यान रखना कि पूछ सकता है भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? काला कौवा। काले कौवे हमारे यहाँ भी देखने को मिलते हैं ना, एकदम काला रहता है जो, तो वो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। भूटान में इसको बहुत संरक्षित किया जाता है, इसे कोई मार नहीं सकता। विजय हजारे कौन है? विजय हजारे, अन्ना हजारे नहीं, विजय हजारे भारतीय क्रिकेटर हैं। कौन है? भारतीय क्रिकेटर हैं। पद्म विभूषण, क्या? पद्म विभूषण। देखिए स्टूडेंट, 4 तरह के जो मेन पुरस्कार हैं, बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। उसमें पहला है भारत रत्न, पहला है भारत रत्न। दूसरा सबसे बड़ा पहला पुरस्कार है भारत रत्न, उससे छोटा है पद्म विभूषण, ये वाला पद्म विभूषण जिसको कहते हैं, पद्म विभूषण। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा है पद्म भूषण, केवल भूषण, पद्म भूषण, वी नहीं लगा रहेगा, पद्म भूषण। चौथे नंबर का पद्मश्री होता है। क्या होता है? पद्मश्री। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। पद्म विभूषण यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला किस नंबर का पुरस्कार है? तो दूसरे नंबर का। उच्च नागरिक सम्मान है, याद रहे, उच्च नागरिक सम्मान, नागरिकों के सम्मान में दिया जाता है कि ये बहुत सम्मानित नागरिक है, तो याद रहे, पूछ लेगा चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन है इंडिया का? तो बताओगे पद्मश्री। तीसरा सबसे बड़ा कौन है? तो पद्म भूषण। पहला सबसे बड़ा कौन है? तो भारत रत्न। ये भारत के नागरिक सम्मान का क्रम है, देख लो स्टूडेंट। सबसे पहले भारत रत्न आया, सबसे पहले भारत रत्न, सबसे बड़ा सम्मान नागरिकों के लिए भारत रत्न है जो 1954 में स्थापना हुई। फिर उसके बाद पद्म विभूषण है जिसकी स्थापना 1954 में ही हुई। पद्म भूषण इसकी स्थापना 1954 में हुई। पद्मश्री इसकी स्थापना 1954 में। 4 तरह के नागरिक सम्मान बनाए गए जो कि बड़े सम्मान में कहलाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो याद रखना, कोई अगर पद्म भूषण पाया है तो पद्मश्री वाले से ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2015 में आखिर अवनी बोपन्ना के साथ कनाडा ओपन महिला युगल जीता? देखिए ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। तो याद रखना, 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड स्लैम ज़रूर पढ़ के जाना एग्ज़ाम में। ग्रैंड स्लैम पूछा जाता है आपका, 4 तरह के ग्रैंड स्लैम आते हैं एग्ज़ाम में आपके स्टूडेंट। क्या? एक ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विलम्बडन और पुरुष, ऐसे इसमें पूछा जाता है ना, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो याद रहे
तो आप ग्रैंड स्लैम ज़रूर पढ़ के जाया करिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, एग्जाम में पूछ लेता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का फार्मूला भी याद कर लेना और इसके बारे में नाम इसका देख लीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। स्टूडेंट जो चीज़ हम बता रहे हैं कि इसको पढ़ लेना, तो वो अभी नोट कर लो और उसको अलग से आप कहीं गूगल वगैरह में खोज के तो उसके बारे में नोट कर लेना, उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि बेकिंग सोडा से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी बेकिंग सोडा से क्वेश्चन बन चुका है एग्जामों में। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछ लेता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। पूछ लेगा इसका फार्मूला क्या है, ये भी पूछ सकता है। पूछ लेगा इसका उपयोग कहाँ है, तो 2-3 उपयोग पढ़ लेना। अगला देखिए स्टूडेंट, पथारू घाट किसान विद्रोह। देखिए कुछ विद्रोह जैसे मोपला विद्रोह एनटीपीसी में आया था। मोपला विद्रोह एनटीपीसी में पूछ चुका है, 2 बार पूछ चुका है। तो पथारू घाट ये बहुत कम सुने, मोपला तो कई बार सुने होंगे और भी विद्रोह सुने होंगे। तो पथारू घाट विद्रोह एक किसान विद्रोह था। कहाँ का है ये, असम का है, ध्यान रखना स्टूडेंट, याद रखना। पथारू घाट नया मतलब अभी ज़्यादा बार पूछा नहीं गया है, तो इसको ध्यान रखना। पथारू घाट किसान विद्रोह पूछेगा। पथारू घाट विद्रोह कैसा, किसका विद्रोह था, तो बताइएगा आप। किसानों का विद्रोह था। कहाँ पे, असम में। कहाँ पे, असम में। और सन याद रखना। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पे है, देखिए कुछ हिल जैसे दार्जिलिंग हो गया, और भी ऐसे हिल स्टेशन के नाम है ना बढ़िया बढ़िया घूमने की जगह, तो याद रहे। जैसे कुल्लू मनाली हो गया, अच्छे अच्छे हिल स्टेशन है ना, तो याद रखना वो हिल स्टेशन किस राज्य में है, तो उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो एक दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। चेचक का पहला टीका आपको पता है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने। किसने, एडवर्ड जेनर ने। आप प्रैक्टिस सेट वगैरह करते होंगे तो ये कई बार प्रैक्टिस सेटों में मिल जाता है एडवर्ड जेनर ने, और ये एग्ज़ाम में आता भी है। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। अच्छा एग्ज़ाम में ये देखिए, अब थोड़ा सा एग्ज़ाम टीसीएस हुआ या और कंपनी हुई, अब एग्ज़ाम पूछने का नज़रिया थोड़ा बदल रहे हैं। अब वो थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बना रहे हैं। अब कर क्या रहे हैं कि जैसे भारत में सबसे ऊंची चोटी नहीं पूछ रहे हैं, पहले नंबर की नहीं, या तो दूसरे नंबर की पूछ ले रहे या तीसरे नंबर की। पता है कि लड़का, उनको पता हो गया है कि लड़का, बहुत लड़के ऐसे हैं बस ऊपर ऊपर पढ़ लिए और थोड़ा सा गहराई में नहीं पढ़ते। तो थोड़ा आप ऊपर से 3 तक देख लिया करिए और लास्ट से 2 तक देख लिया करिए, तो एग्ज़ाम में आप बहुत कम संभावना है कि आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो थलियार जलप्रपात। कौन सा, थलियार जलप्रपात। सोचिए टीसीएस ने पूछा है, पहला दूसरा नहीं पूछा या लास्ट का नहीं पूछा, सबसे ऊंचा तीसरे नंबर का पूछा है, तो थलियार जलप्रपात। तो ध्यान रहे। तो इसी को मतलब क्वेश्चन करा दिए, हो सकता है एग्जाम में फिर पूछ लिए, क्योंकि क्वेश्चन भाई ऐसा नहीं, क्वेश्चन एक बार पूछ लेता, जैसे ये 2019 के क्वेश्चन है, तो अब 22 चल रहा है, तो लगभग रिपीट होने के चांस हमारे रहते हैं। केरल के पहले सीएम, अब केरल के पहले सीएम पूछ लिया, EMS नबूर्दीपाद। अब ये क्यों ऐसा आ गया, केरल के पहले सीएम क्यों पूछा होगा, क्यों 2019 में केरल के पहले सीएम पूछने की उसकी ज़रूरत क्या थी। तो केरल के पहले सीएम के बारे में वो इसलिए पूछा होगा, या तो वो चर्चा में रहे होंगे किसी न किसी वजह से, या तो उनका निधन हुआ होगा इसीलिए। तो ध्यान रखना, आप करंट अफेयर्स डेली का जो पढ़ते हैं उसमें ये ज़रूर ध्यान हो क्या रहा है स्टूडेंट, जो करंट में चीज़ें चल रही हैं उसी से जोड़ के क्वेश्चन जीके का बना रहा है। और आप सोच रहे हो यार हम इतना जीके पढ़ रहे हैं फिर भी गलत हो जा रहा है, आप करंट तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं ना। करंट को ध्यान दीजिए, उसी से जोड़ के क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए। तो जैसे अभी मान लीजिए किसी बड़े नेता की मृत्यु हुई, तो उसके बारे में देख लेना वो कहाँ का क्या था, तो पूछ सकता है। पूछ लेगा कि यहाँ का राज्यपाल कौन था, यहाँ का ये, जैसे कोई राज्यपाल मर गया तो पूछ लेगा उसके बारे में कि वो कब का क्या था। तो ध्यान रखना।
भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन दिफू दर्रा किस रेखा पर है? तो याद रहे मैकमोहन रेखा, आपको पता है ना, भारत और चीन के से बनाई जाती है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। उसी पे एक दर्रा है जिसे दिफू दर्रा कहते हैं। वो भारत, म्यांमार और चीन को त्रिकोणीय जंक्शन बनाती है, 3 तरफ से घेर के। फिर आ गया दीपिका कुमारी कौन है? दीपिका कुमारी को कौन नहीं जानता, ये तीरंदाज हैं। क्या है? तीरंदाज हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ये 3 राज्य हैं जिनका एक ही साथ हुआ है, तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये 1971 में ही बने। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1971 में तीनों बने हैं। कब बने हैं? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1971 में ही बने हैं। जब उत्पादन शून्य है तब चर लागत शून्य होगी। इस बात, जब उत्पादन ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब चर लागत शून्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अगर एक बुक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम महात्मा गांधी की बुक है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम किसकी बुक है? महात्मा गांधी की। स्टूडेंट, इंडिया ऑफ माई ड्रीम बुक किसकी है? महात्मा गांधी की। रट लो स्टूडेंट, रट लो। और भी महात्मा गांधी की बुक है, आप पढ़ लेना, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछा गया, इसको ज़रूर रट लो क्योंकि इसकी संभावना प्रबल हो जाती है एग्ज़ाम में पूछने की। काजी नजरुल इस्लाम कवि कहाँ के थे? याद रहे, काजी नजरुल इस्लाम कवि बांग्लादेश के। कहाँ के? बांग्लादेश के। उस समय ये चर्चा में थे, इसलिए इनका क्वेश्चन आ गया झट से एग्ज़ाम में। काजी नजरुल इस्लाम कवि कहाँ के थे? तो बांग्लादेश के थे। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति के कौन थे? चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ध्यान रहे, युआन शिकई। कौन? युआन शिकई। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भाई ये चीन अपना पड़ोसी देश है ना, तो इसके बारे में पूछ सकता है कि यहाँ के पहले राष्ट्रपति कौन थे। जैसे अपने इंडिया का पूछ लेता है पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भाई चीन अपना पड़ोसी है, इसका भी पूछ सकता है। हमारे एग्जामिनर को पूरा हक है पूछने का, क्योंकि हमारा भी हक है अपने पड़ोसी राज्य के या अपने पड़ोसी देश के बारे में जानने के लिए। अगला देखिए, कैंडियन नृत्य। कैंडियन नृत्य कहाँ का है? श्रीलंका का। अरे वाह वाह, कैंडियन नृत्य सोचो कैसा होगा। कोई बात नहीं, हमें तो नहीं पता, लेकिन हाँ एक तो हम देख सकते हैं कैंडियन नृत्य। एक दिन गूगल पे लगाएंगे और यूट्यूब पे देखेंगे कैसा होता है कैंडियन नृत्य, जो श्रीलंका में होता है। कहाँ पे? श्रीलंका में। जनवरी 2019 में आर्थिक रूप से ये, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, जनवरी 2019 में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को 10% कोटा गुजरात ने दिया था। ये तो खैर करंट की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? तो हाइड्रोजन से बना है। किससे बना है? हाइड्रोजन से बना है। सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? हाइड्रोजन से बना है। फ्रेंडशिप हाईवे, वाह वाह, चीन और नेपाल की दोस्ती से ही नाम पता चल रहा है कि फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। तो चीन और नेपाल की दोस्ती कौन कराता है? तो चीन और नेपाल की दोस्ती कराता है फ्रेंडशिप हाईवे। चीन और नेपाल पे बना है फ्रेंडशिप हाईवे। पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? परिस्तान झील। वाह 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 वाह, परिस्तान झील। पाकिस्तान जैसा ही नाम है, परिस्तान झील है, सबसे ऊंचाई पे बनी है। पहला संविधान संशोधन आपको पता होगा 1951 में। एग्जामिनर ये क्या पूछ लिया भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला तो क्यों ना पूछे, अगर एग्जामिनर सारे क्वेश्चन कठिन दे देगा तो बच्चा कर क्या पाएगा। तो इसलिए एग्जामिनर कुछ सवाल टफ पूछता है और उन्हीं टफ सवालों पे मेरिट बनती है, क्योंकि आसान सवालों के जवाब तो सभी दे लेते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना
आप जो है जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो ज़रूर पढ़ के जाया करिए एग्ज़ामों में, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन कोई छोड़ता नहीं है। इसमें 2 नए याद रहे। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951। इसमें 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। जब 1951 में पहला संशोधन हुआ था उसमें 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, एक 31 क और 31 ख। क्या? 31 क और 31 ख 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। 31 क क्या कहता है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। हटाओ जमींदारों को, जमींदारी प्रथा को हटाओ। अरे जमींदार रहते तो आज किसी को ज़मीन मिल पाती? वो सारी ज़मीन हड़प के बैठे रहते। ज़्यादा जमींदारी प्रथा को हटाना। 31 ख कहता है 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं, यानी 9वीं अनुसूची में जो विषय डाल दिया जाएगा उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जाके 9वीं अनुसूची आप लोग पढ़ लीजिएगा। संविधान की 9वीं अनुसूची में क्या क्या कैसे विषय डाले जाते हैं क्या, तो याद रखें। हमें तो बस एग्जाम में जो पूछा है वही बताना है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। कब हुआ? 1951 में। कब हुआ? 1951 में। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। उसमें 2 अनुच्छेद जोड़े गए। 31 का एग्जाम में पूछ सकता है कि जब पहला संविधान संशोधन हुआ तो उसमें क्या बदलाव हुए, तो आप बताएंगे 31 का और 31 का 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, जिसमें पहले में 31 का में कहा गया जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाए। दूसरा कि जो विषय हम 9वीं अनुसूची में डाल देंगे उसे न्यायालय में नहीं ले जाया सकता। काई पोचे। काई पोचे एक मूवी है। काई पोचे मूवी सुने होंगे ना, चेतन भगत की। किसकी? चेतन भगत की। भवई किस राज्य की एक पारंपरिक नृत्य है? भवई एक नाच है। क्या है? नाच, नृत्य। कहाँ की? गुजरात में। गुजरात में भवई नाच नाचा जाता है। कहते नहीं भवानी आ गई, कहाँ नाच रही हो? हे भवानी। तो भवई नृत्य कहाँ का है? गुजरात का। गोवा की लड़ाई, वो आपरे पानीपत की लड़ाई पूछ के थक गया लग रहा है एग्जामिनर। पानीपत बक्सर युद्ध ये सब पूछ के थक गया। वो कुछ नए क्वेश्चन बना रहा है। तो याद रहे, जैसे पानीपत की लड़ाई लगभग 10 साल से 20 साल से क्वेश्चन पूछते चले आ रहे हैं सब में। पानीपत, बक्सर, प्लासी, तो ये सब एग्जामिनर अब थक चुका है पूछ के। अब वो कुछ नए क्वेश्चन बना लिया है। तो जैसे गोवा की लड़ाई, तो अब ये नए क्वेश्चन बन गए, तो ऐसा नहीं कि अब ये कभी नहीं पूछेगा। अब ये एक क्वेश्चन बन गया गोवा की लड़ाई, यानी इसका मतलब अब ये फिर पूछने की संभावना है किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो आप लोग लगभग हर एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो ध्यान रखना गोवा की लड़ाई कब हुई? 1510 में। 1510 में, और फिर पूछने की संभावना है। योग्यतम की उत्तरजीविता हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। अब देखेंगे गंगेय-कोंड किसको कहा जाता था? गंगेय-कोंड चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की। किसने? राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगेय-कोंड की उपाधि की, मिली इनको। गंगेय-कोंड की उपाधि राजेंद्र चोला प्रथम को मिली। विश्व जल दिवस आपको पता है 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। अच्छा, गौरैया दिवस पता है कि नहीं आपको? गौरैया दिवस 20 मार्च को, जल दिवस 22 मार्च को। द इंग्लिश टीचर पुरस्कार, द इंग्लिश टीचर पुस्तक किसने लिखी? द इंग्लिश टीचर बुक। R.K. नारायण हमारे राइटर साहब हैं, ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, तो इन्होंने लिखा द इंग्लिश टीचर। आरक्षित नगदी निधि अनुपात, आरक्षित
नगदी निधि अनुपात CRR। देखिए ये सब RBI के टर्म है, CRR SLR। जो CRR क्या होता है, आरक्षित नगदी निधि अनुपात। क्या होता है कि जैसे जब हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं तो बैंक अपना पैसा RBI में जाके जमा करता है, तो वहाँ पे कुछ पैसा बैंक के पास 4% वगैरह रखना पड़ता है कि 4% या जो भी CRR रेट चलती रहती है। क्या होता है तो RBI रखता है कि भाई 100 में आप 4 रुपये मेरे पास रख दो और बाकी आप 96 रुपये से अपना जाके लोन वगैरह दो पब्लिक को। तो प्रत्येक बैंक की शुद्ध मांग और सावधि देयताओं के परसेंट में होती है, याद रहे, CRR SLR। डेविस कप बहुत इम्पोर्टेंट। डेविस कप पूछता रहता है, डेविस कप किससे संबंधित है? यह टेनिस कप है। किससे याद थोड़ा मिल रहा है ना, डेविस टेनिस। देखिए नाम थोड़ा मैचिंग कर रहा है ना, डेविस टेनिस, ऐसे याद रखना। डेविस टेनिस कब फाउंड किया गया था ये नहीं पूछेगा। किसमें दिया जाता है, ये किसका खेल, डेविस कप किसमें होता है, तो याद रहे स्पोर्ट का नाम है टेनिस। इसमें ये महिलाओं का फेड कप है। किसका? महिलाओं का फेड कप है। महिलाओं का फेड कप क्या है तो कहोगे आप डेविस कप। किसमें दिया जाता है? टेनिस में। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की रियासत पर किस वंश का शासन था? मणिक्य वंश। याद रहे त्रिपुरा। ये सब स्टूडेंट एकदम नए क्वेश्चन है, समझ लीजिए। कम से कम इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होने के चांस रहते हैं। तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग यानी त्रिपुरा पे किसका शासन था? तो माणिक्य वंश का। किसका? माणिक्य वंश का।